हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ये जो टॉपिक है मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ये टॉपिक आपका लॉन्ग में पूछा जाता है हमेशा। क्या होता है मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। Breathing is the physical process in which oxygen is inhaled and carbon dioxide is released out. Breathing एक तरह का फिजिकल प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व ओनली द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये प्रोसेस बस गैसेस के एक्सचेंज होने में ही ये इन्वॉल्व होता है। लंग्स आर द ऑर्गन विच हेल्प इन ब्रीदिंग। लंग्स वैसा ऑर्गन है जो हेल्प करता है ब्रीदिंग में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। द ब्रीदिंग मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन टू प्रोसेस। जब ब्रीदिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो दो प्रोसेस में पूरा होता है। पहला इंस्पिरेशन एंड दूसरा एक्सप्रेशन। पहला इंस्पिरेशन। इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इंस्पिरेशन जो होता है ना, इंस्पिरेशन फर्स्ट फेज होता है जिससे एयर जो होता है वो लंग्स में इंटर करता है। अगर लंग्स के भीतर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, मतलब क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के संबंध में लंग्स में क्या होता है, एक तरह का नेगेटिव फोर्स पड़ता है। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राग्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस। क्या होता है ना कि डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो होता है ना, वो एक तरह से थोरेसिक चैम्बर का जो वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस पर। The contraction of external intercostal muscles lift up the ribs। जो मसल्स को होता है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से रिब्स जो होता है वो ऊपर तरफ उठता है। उसके बाद एंड द स्टर्नम कॉजेज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। जिस वजह से स्टर्नम जो होता है वो कारण बनता है डोर्सोवेंट्रल एक्सिस का चैम्बर का वॉल्यूम को बढ़ाने में। It causes an increase in pulmonary volume and decrease the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure। क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है ना कि पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है और डिक्रीज होता है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर जो लेस होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। It forces the air outside to move into the lungs, that is inspiration। इसमें क्या होता है ना कि ये जो होता है ये बाहर के हवा को लंग्स में क्या होता है अंदर या फिर वहाँ पे जाने के लिए ये मजबूर करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना है। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये फिगर आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑफ इंस्पिरेशन, कैसे एयर इंटर करता है लंग्स में, ये आपको दिखाना है। उसके बाद आपको ये प्रोसेस लिख देना है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होना और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का। उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर के वॉल्यूम में इंक्रीजिंग होगा, बढ़ेगा। लंग्स एक्सपेंड करेगा। उसके बाद प्रेशर इनसाइड द लंग्स फॉल। उसके बाद प्रेशर जो होगा लंग्स का वो मतलब फैलेगा एक तरह से। एयर रेसेस करेगा लंग्स में फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। उसके बाद है एक्सप्रेशन। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरेसिक एंड पल्मोनरी वॉल्यूम। एक्सप्रेशन में जो होता है ना, एक तरह से डायफ्राम और स्टर्नम का रिलैक्सेशन होता है उसके नॉर्मल पोजीशन से और ये रिड्यूस करता है थोरेसिक और पल्मोनरी वॉल्यूम को। इट इंक्रीजेज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इंट्रापल्मोनरी प्रेशर को बढ़ाता है और थोड़ा सा एटमॉस्फेरिक प्रेशर को स्लाइड करता है। इट कॉजेज द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स इनटू द एटमॉस्फेयर, दैट इज एक्सप्रेशन। इसके कारण क्या होता है कि एयर का एक्सप्लेशन होता है लंग्स से एटमॉस्फेयर में। उसके बाद यहाँ पे भी आपको एक फिगर ड्रॉ करना है, वो फिगर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फिगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है कि कैसे एयर एक्सपेल्ड हो रहा है लंग से, मतलब बाहर निकल रहा है कैसे। उसके बाद नीचे लिख दीजिएगा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सक्रीशन के प्रोसेस में क्या होगा कि रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड स्टर्नम। डायफ्राम और स्टर्नम में रिलैक्सेशन होगा। उसके बाद डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम जो होगा वो घटेगा। फिर लंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर प्रेशर इनसाइड द लंग्स इंक्रीजेस। लंग्स के अंदर क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो अंदर में वो बढ़ेगा।
उसके बाद एयर रसेस आउट फ्रॉम द लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर, उसके बाद एयर जो होगा वो बाहर निकलेगा लंग्स से एटमॉस्फेयर में। रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का रेगुलेशन कैसे होता है? इनहेलिंग इज एन एक्टिव मूवमेंट दैट रिजल्ट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। इनहेलिंग जो होता है एक तरह का एक्टिव मूवमेंट होता है जिस वजह से जो होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको डायफ्राम कहा जाता है। द डायफ्राम इज लार्ज सीट लाइक मसल्स बिलो द लंग्स। डायफ्राम जो होता है एक तरह का बड़ा सीट जैसा मसल्स होता है जो लंग्स के नीचे मौजूद होता है। When the diaphragm contract, the rib cage expand and content of abdomen move downward. जब डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तब रिब केज जो होता है वो फैलता है और एब्डोमेन का कंटेंट जो होता है वो डाउन होता है। This result in the larger chest volume which decreases air pressure inside the lungs. With lower air pressure inside than outside the lungs, air rushes into the lungs. बोला जा रहा है ना कि एक तरह से ये जो होता है ये लंग्स के अंदर हवा के दबाव को जो होता है कम करता है, और ये लंग्स के बाहर की तुलना में अंदर हवा का दबाव कम होने से लंग्स हवा जो होता है एयर जो होता है वो लंग्स में चल जाता है। When the diaphragm relaxes, the opposite event occur. क्या होता है जब डायफ्राम आराम करता है ना तो क्या होता है जो अपोजिट घटनाएं शुरू हो जाता है, अपोजिट इवेंट शुरू होता है। The volume of the chest cavity decreases, air pressure inside the lungs increases, and air flow out of the lungs like air rushing out of a balloon. क्या होता है यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब चेस्ट जो होता है ना वो एक तरह से कैविटी में क्या होता है कि जब चेस्ट कैविटी की मात्रा कम हो जाता है तब लंग्स के अंदर हवा का जो दबाव है वो बढ़ जाता है और हवा लंग्स से बाहर निकल जाता है जैसे हवा गुब्बारे से बाहर निकलता है। बस यहीं तक आपको लिखना है मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग में।